चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे हम देख रहे थे कि हम स्ट्रिंग को कुछ अरेंजमेंट्स हैं उससे हम यहाँ पे करने वाले हैं, मतलब उसमें वाइब्रेशन देखने वाले स्ट्रिंग में। पहले जब स्ट्रिंग के बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, दोनों एंड फिक्स्ड हैं, और जब एक फिक्स है और एक फ्री एंड है ना, तो हम ये जानते हैं कि अगर एंड फिक्स होता है तो वहां पे हमेशा नोड बनता है, और अगर एंड फ्री होता है तो वहां पे एंटी नोड बनता है। ये बात हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, ठीक है, कि फ्री एंड पे एंटी नोड बनता है क्योंकि वहां पे एम्पलीट्यूड जस्ट डबल हो जाता है, राइट। और फिक्स एंड है, वहां तो पॉइंट मूव ही नहीं कर सकता, तो वहां पे हमेशा नोड बनेगा। नोड का मतलब होता है जहां पे एम्पलीट्यूड होता है 0। ठीक है, अब मैं कुछ आपको केसेस करा रहा था। जैसे सपोज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, व्हेन द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो उस केस में सबसे छोटा जो सबसे कम लूप्स इसमें कितने बन सकते हैं। देखो हम इसमें कौन सी वेव बना रहे हैं, स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। स्टैंडिंग वेव्स में लूप बनते हैं, तो अगर दोनों एंड फिक्स है तो हम जानते हैं कि दोनों एंड्स पर नोड बनना कंपलसरी है। तो अगर दोनों एंड पर नोड बन रहे हैं तो सबसे छोटा वाइब्रेशन, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितने का ये वाइब्रेट करेगा, ये स्ट्रिंग मिनिमम कितने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। तो मिनिमम कितने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, जब इसमें मिनिमम लूप्स होंगे। मिनिमम लूप्स मतलब, और मिनिमम लूप्स कितने हो सकते हैं इसमें, 1, बिकॉज हमें दोनों साइड नोड लाना है। नोड लाना है मतलब यहाँ पे पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड 0 है, तो इसको मेंटेन करने के लिए मिनिमम से मिनिमम एक लूप तो बनाना ही पड़ेगा। सपोज अगर हम आधा लूप बनाए तो एक साइड तो हम चलो नोड बना देंगे, पर दूसरी साइड आधा लूप बनाएंगे तो इधर तो एंटी नोड बन गया, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर फिक्स एंड की हम बात कर रहे हैं, व्हेन द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो यहाँ पे मिनिमम लूप एक बनेगा, राइट। और अगर सपोज लेंथ L है स्ट्रिंग की एंड टेंशन T है इसमें, एंड इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट कराएं इसे, कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट इसे, मतलब अगर इसमें एक लूप बन रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, राइट। अगर इसमें एक लूप बन रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएं, हमने देख रखा है ऑलरेडी कि नोड टू नोड डिस्टेंस बिटवीन द नोड कितनी है, λ/2। तो यहाँ पे लेंथ L λ/2 के बराबर किया, तो लैम्डा बराबर कितना आया, 2L, राइट। तो वेवलेंथ मिल गई, और वेलोसिटी हम जानते ही हैं स्ट्रिंग में वेलोसिटी √T/μ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी V/λ। तो V√T/μ एंड लैम्डा हो गया 1/2L, राइट। अगला अगला केस क्या पॉसिबल है, जस्ट अगला मिनिमम के बाद, मिनिमम में एक लूप हो गया, उसके बाद आगे चलें तो परफेक्ट लूप बनने चाहिए। तो एक से बाद आगे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, तो और कंडीशन फॉलो करनी है, दोनों साइड नोड होना चाहिए, है ना। दोनों साइड नोड होने चाहिए। तो जस्ट अगली कंडीशन क्या है कि जब दो लूप इसमें बन जाए, राइट। तो दो लूप से कम लूप बन नहीं सकते हैं। दो लूप से कम लूप का मतलब है सपोज कि इतने लूप बने, ये जो भी आपको दिख रहा है। बट हम जानते हैं कि एंड पे तो यहाँ पे नोड बनना कंपलसरी है, राइट। तो नोड बनना कंपलसरी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, पॉसिबल यही है कि एक लूप और दो लूप बने। लूप हमेशा सेम लेंथ के होंगे, राइट। जितने भी लूप बनेंगे सभी की लेंथ सेम होगी, राइट। क्योंकि लूप लेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ वन लूप क्या है, λ/2। और कोई अगर वेव जनरेट हो रही है, उस पूरी वेव की वेवलेंथ फिक्स होगी, तो लूप की लेंथ भी फिक्स होगी। तो ये अगला केस जिसमें दो लूप बन रहे हैं, है ना। इस केस में हमने फ्रीक्वेंसी निकाली इसकी कि अगर ये दो लूप से वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग, तो कितनी फ्रीक्वेंसी हम बोले कि कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि इसको इतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराएं तो इसमें दो लूप बन जाएंगे, दोनों साइड से पॉसिबल है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली कि इसकी डबल लूप जब आ जाएंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका वही है। अब लूप दो है, एक लूप की लेंथ है λ/2, तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी 2 × λ/2, और टोटल लेंथ हमें L से कम बराबर किया, तो यहाँ से वेव लेंथ मिल गया, राइट। और फ्रीक्वेंसी की वजह, इस तरह से हमने तीन लूप के लिए भी निकाला। लेकिन ये हम कर क्या रहे हैं वो अब बात करते हैं अपन, ठीक। तो देखो अब ध्यान से, a string is vibrates in the form of some loop। जो स्ट्रिंग को अगर हम दोनों साइड से फिक्स कर देंगे, या फिक्स फ्री वाली कंडीशन होगी, या फ्री फ्री वाली कंडीशन, जो भी होगा, तो इसमें क्या होगा, अगर हम वेव जनरेट करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके आएगी और मिलके स्टैंडिंग वेव बनाएगी, तो लूप्स बनेंगे। स्टैंडिंग वेव में लूप्स बनते हैं। तो स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ सम लूप्स, है ना।
सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप देख रहे हो कि सम फिक्स लूप्स में कर रहे हैं तो एक लूप आ रहा है, दो लूप आ रहे हैं, तीन लूप आ रहे हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी फिक्स आ रही है। ये फ्रीक्वेंसीज क्या कहलाती है? दीज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज natural frequencies of the rope. These frequencies are known as natural frequencies, right? And these called natural modes of vibration. जो उसमें लूप्स बन रहे हैं, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, तो नेचुरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने बनाया ना एक लूप के लिए, तो उससे कम नहीं आ सकती थी क्योंकि दोनों एंड फिक्स थे। अगर दोनों एंड फिक्स होंगे, दोनों एंड अगर फिक्स होंगे तो इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती थी। तो दिस फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, लेकिन इसमें ध्यान रखना स्ट्रिंग तो वही रहेगी, लेकिन अगर हम इसमें ये भी है कि दोनों साइड फिक्स है ना, दोनों साइड हमने फिक्स फिक्स वो माना, अरेंजमेंट माना ना उस केस में। खैर जो भी है, अरेंजमेंट कोई सा भी हो, आपने स्मॉलेस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली उस स्ट्रिंग की अकॉर्डिंग टू द लूप, जितने मिनिमम लूप उसमें बन सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और वो मोड ऑफ वाइब्रेशन फंडामेंटल मोड कहलाता है। वो मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या कहलाता है? फंडामेंटल मोड। ठीक है, तो फंडामेंटल हो गई, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि एक लूप बना, चलो वो तो समझ में आ गया, मिनिमम लूप एक लूप बन रहा था फिक्स फिक्स के केस में, उसको हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह दिया और इस मोड को फंडामेंटल मोड कह दिया। लेकिन अगले मोड को क्या बोलेंगे भाई? वो भी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो समझ में आ रहा है कि जितने भी वाइब्रेशंस हैं, एक लूप, दो लूप, दीज आर कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, राइट? जिसमें सबसे मिनिमम वाले को क्या नाम दिया? फंडामेंटल। लेकिन उसके बाद वाले को क्या नाम देंगे? जैसे दो लूप वाले को क्या नाम देंगे, तीन लूप वाले को क्या नाम देंगे? तो उनके नाम आते हैं ओवरटोन से, राइट? नहीं, सेकंड कैसे नाम आते हैं? ओवरटोन। दो तरीके से नाम दिया जाएगा उनका, ओवरटोन या हार्मोनिक। तो अभी समझते हैं कि हार्मोनिक का नाम कैसे, हार्मोनिक कब बोलेंगे, कितने हार्मोनिक, मतलब किस तरीके से नाम दिया जाएगा हार्मोनिक, ओवरटोन कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल के बाद जो फ्रीक्वेंसीज आएंगे उनको नाम हम देंगे ओवरटोन से, और एक और नाम आता है हार्मोनिक। तो किस तरह से नाम देते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ओवरटोन क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब क्या है, ओवरटोन का मतलब क्या है, राइट? ओवरटोन का मतलब हो गया, देखो पहला तो हो गया फंडामेंटल, उसके बाद जो अगली फ्रीक्वेंसी मिली, अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिली, मतलब फंडामेंटल मतलब हो गया सबसे सिंपल वाली फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, पहली कठिन फ्रीक्वेंसी, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। जैसे आपको याद हो तो बोर मॉडल में करते हैं, ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट के बाद सेकंड स्टेट आती है, लेकिन उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, याद करो, है ना? तो फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया कि पहली उत्तेजित अवस्था, है ना? वैसे यहाँ पे जो आपकी सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट ओवरटोन। समझ में आई बात? जैसे फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो क्या हो गई? फंडामेंटल। अच्छा, थर्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सेकंड ओवरटोन। समझे? ऐसी फोर्थ क्या हो जाएगी? थर्ड ओवरटोन। तो समझ में है ना, बोर मॉडल में जैसे एक्साइटेड स्टेट करते हैं अपन, वैसा ही है कुछ ये भी। तो ओवरटोन का मतलब आप समझ सकते हो, पहला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगी? सेकंड नेचुरल, राइट? फंडामेंटल के बाद जो अगली आएगी, सबसे बेसिक के बाद जो अगली आएगी वो कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, उसको यहाँ पे ओवरटोन बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तो ओवरटोन हो गया। वैसे एक नाम और दिया जाता है हार्मोनिक से। तो हार्मोनिक क्या है? सो हार्मोनिक क्या देखते हैं पहले। तो हार्मोनिक नाम कैसे देंगे? देखो ये फंडामेंटल और ओवरटोन तो मैंने आपको समझा दिया। फंडामेंटल का नाम तो कैसे होगा? जो सबसे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और उस मोड को हम फंडामेंटल मोड कह देंगे। ओवरटोन क्या हो जाएगी? पहली कॉम्प्लेक्स। लेकिन हार्मोनिक का नाम कैसे दिया जाता है समझना। व्हेन अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज, मतलब किसी भी लूप में वाइब्रेट कर रही है अपनी स्ट्रिंग, तो रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 है, राइट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी? 100। अब समझो मैंने उसकी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है
कंजिक्यूटिव दे रखी, लगातार वाली फ्रीक्वेंसी रखी। तो किसी रस्सी के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, फिर है मान लो 700 हर्ट्ज। तो आपको इसको है ना उसमें बताना है कि ये कौन सा हार्मोनिक है ना। वो एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज फर्स्ट सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है वो है 100 हर्ट्ज, उसके बाद जस्ट बाद वाली है 300 हर्ट्ज, उसके जस्ट बाद वाली 500 हर्ट्ज। ऐसे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हमें पता है किसी स्ट्रिंग के लिए, किसी रोप के लिए कंसेक्यूटिव है, लगातार है ये, ठीक है। ठीक है, कंसेक्यूटिव है, लगातार है। तो हार्मोनिक का नाम बताना है। अब जैसे मैं आपको जो बताऊँ ये कौन सा हार्मोनिक है, ये कौन सा हार्मोनिक है, तो क्या है देखो वो पढ़ते हैं कि when the natural frequencies is written as multiple of fundamental frequency। ठीक है, तो ये सारी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं किसी रोप के लिए। क्या मैंने दी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। अब मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को फंडामेंटल के टर्म में लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा देखना। तो फंडामेंटल क्या है इसमें, ये फंडामेंटल है, जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सबसे छोटी दे दी जाए वही फंडामेंटल। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता लिखना, सपोज इस स्ट्रिंग के लिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करता 500 700 900, तो उसमें सबसे छोटा क्या होता है 500, तो ये नहीं है। यहाँ मैंने दे रखा है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, सो दिस इज ट्रीटेड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, अब मेरे को सभी फ्रीक्वेंसीज को फंडामेंटल के टर्म में लिखना है। तो ये हो गया 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब उसके मल्टीपल में लिखना है, तो उसको क्या लिखूंगा 3 into 100, सही बात है। ये क्या हो जाएगा 5 into 100। तो मैंने क्या लिख दिया, किसके मल्टीपल में लिख रहा हूं मैं, किसके मल्टीपल में लिख रहा हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल में लिख रहा हूँ। तो यही है यहाँ पे, when the natural frequency is written as the multiple of the fundamental frequencies then the coefficient of the fundamental frequency। तो यहाँ पे coefficient दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना coefficient है 1, यहाँ पे coefficient देखा आपने, यहाँ पे 1 है, राइट। उसके बाद यहाँ coefficient देखा 3, यहाँ 5, यहाँ 7, राइट। तो then the coefficient of the fundamental frequency is called the harmonic। मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट 1 है ना। ये क्या कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक, ये क्या कहलाएगा फिफ्थ हार्मोनिक, समझे। ये कहलाएगा सेवेंथ हार्मोनिक। अरे आई बात समझ में, हार्मोनिक कैसे दिया जाएगा समझ में आया। तो ऐसा हार्मोनिक नाम ऐसे दिया जाएगा। तो मैंने आपको जनरलाइज बता दिया, राइट। चलो इसका दूसरा नाम लिख के दिखाओ। ये तो हार्मोन, जैसे ये थी, मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें किसी स्ट्रिंग के लिए दीज आर द कंसेक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसमें सबसे छोटी 100 है। तो इसको मैंने उसके टर्म्स में लिख लिया, मल्टीपल में लिख लिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में नाम मैंने लिख दिए। जो कॉफिशिएंट होगा वो हार्मोनिक उतना हार्मोनिक ही हो जाएगा, राइट। ओके, यहाँ तक बात समझ। अगर इसको फंडामेंट उसके ओवरटोन के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं बताओ। जो सबसे पहली सबसे छोटी वो तो क्या हो जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। ये फंडामेंटल हो जाएगी। इसको क्या बोलोगे आप, जस्ट अगली वाली को, कंसेक्यूटिव है ये ना, इसके जस्ट बाद ये है, उसके जस्ट बाद ये, उसके जस्ट बाद ये। तो फंडामेंटल के जस्ट बाद क्या आएगा फर्स्ट ओवरटोन। तो इसका एक और नाम है फर्स्ट ओवरटोन। तो मैंने दोनों का कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के नाम होते हैं, आप समझना कि एक घर के सदस्य हैं ये, इन सभी के नाम हैं, और इन सभी के नाम दो नाम, एक घर का नाम एक बाहर का नाम, ऐसे होता है ना, घर पे ये बोलते हैं बाहर ये बोलते हैं, ऐसे दो दो नाम है इनके। तो ये वाला नामकरण कैसे किया गया वो मैंने आपको बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इसी में आता है कि बताओ इसकी फिफ्थ सिक्स सेवंथ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, फलाना ये होगा। नाम से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ये नाम पूछ लेते हैं, इसलिए नाम पे इतना जोर दिया जा रहा है। तो हार्मोनिक नाम कैसे रखा जाता है वो आपको समझ में आया। कॉफिशिएंट देख के आप उस सारी फ्रीक्वेंसीज को फंडामेंटल के टर्म में लिख लो, जो भी कॉफिशिएंट होगा वही उसका नाम होगा। और फंडामेंटल और ओवरटोन के हिसाब से नाम दिया जाता है। तो सबसे पहली वाली, सबसे बेसिक वाली फंडामेंटल, उसके बाद पहली कॉम्प्लेक्स, तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये क्या हो गई थर्ड ओवरटोन, ऐसे नाम चलेगा। क्या दोनों नाम समझ में आए आपको, बताइए। हाँ, ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी, कंसेक्यूटिव है ये,
ये फर्स्ट है, उसके जस्ट बाद वाली, उसके जस्ट बाद वाली, उसके जस्ट बाद वाली, तब इस मैंने लाइन से लिख दिया इनको। ठीक, क्लियर। चलिए अब इनके हम केसेस ले लेते हैं, जो मैंने केस बताए थे कि व्हेन स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना, तब कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या मिलेगी, क्या रिलेशन मिलेगा, कैसे कैसे नाम होंगे उनके ना पूरा डिटेल में, और उसकी जनरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स है ना, सपोज। तो सबसे पहला केस क्या बनेगा बताओ, फिर से कर रहे हैं हम। सबसे पहला केस क्या बनेगा, सबसे फंडामेंटल। अब देखो फिक्स है तो यहाँ पे क्या बनेगा, नोड कंपलसरी है, क्योंकि दोनों साइड फिक्स है। तो सबसे फर्स्ट, सबसे फंडामेंटल, सबसे मिनिमम लूप इसमें कितना बन सकता है, एक लूप बन सकता है, राइट। अच्छा, हम जितने भी केसेस लेंगे सभी में स्ट्रिंग की लेंथ एल है, टेंशन टी है, मास पर लेंथ म्यू है, सभी के लिए। तो यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, राइट। अब देखो हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं ना स्ट्रिंग की, मतलब इसके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, जब एक लूप बने, अगला क्या हो जाएगा, दो लूप बने, क्योंकि यहाँ दोनों एंड फिक्स है। तो एक के बाद दो बनेंगे, उसके बाद तीन बनेंगे, फिर चार, फिर पांच, वैसे एन लूप बनेंगे, राइट। ये बताइए आपको समझ में। तो यहाँ देखो, यहाँ नोड बना है, यहाँ नोड बना, यहाँ क्या बना है, एक एंटी नोड मिल रहा है हमें यहाँ पे। बताओ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिख दूं मैं, याद किया आपने, याद करो, क्या लिखी थी मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी, 1/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू, राइट। इसको F1 लिख देते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये कैसे आया आपको पता है ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कैसे आया। ये एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे एक लूप बन रहा है, तो लूप लेंथ हमें पता है, लूप लेंथ क्या है, लूप लेंथ λ/2। ओके, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि एक लूप बन रहा है और इस लूप की लेंथ है λ/2, और इसको हम एल के बराबर किया। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ कितनी मिल गई, 2L, और फिर हमने फॉर्मूला लगाया फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, V अपॉन लैम्डा, दैट्स इट, राइट। समझ में आया। ओके, अगला, अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, कितने लूप बनेंगे, जस्ट अगला दो लूप। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड यहाँ बना, एक नोड यहाँ बना, एक नोड यहाँ बना, इसमें तीन नोड मिले, और एंटी नोड कितने मिले, एक एंटी नोड यहाँ, एक एंटी नोड यहाँ। तो आपको अब बताओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू। आप सोचोगे सर यहाँ पे टू से टू काट क्यों नहीं रहे आप, वो मैं जानबूझ के नहीं काट रहा, ताकि आप हमको एक रिलेशन मिल पाए, एन फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन मिल पाए, राइट। मैं जानबूझ के नहीं काट रहा हूँ उसको, लेकिन आपको ये समझ में आया रिलेशन कैसा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आज उसका रिवीजन भी करवा चुका हूँ। चलिए नाम बताओ कैसे आएंगे इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, दो नाम होंगे ना, इसलिए मैंने दो एरो बनाए। तो एक नाम तो फंडामेंटल के हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटल है तो इसको बोल, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो इसका नाम हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसका नाम है ये, इस फ्रीक्वेंसी का नाम, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी, इस रोप की, है ना। ये किसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं, इस रोप की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं। जब इसको दोनों साइड से फिक्स कर दिया गया, इसकी लेंथ एल, इसका टेंशन टी, और इसमें इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तब इसकी एन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम लिख रहे हैं। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, अब देखो ये फंडामेंटल ही है, यही है फंडामेंटल, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × फंडामेंटल, राइट, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक। बोलो भाई समझ में आया। अब बताओ इसका नाम क्या लिखोगे आप, ये है पहली कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, तो क्या लिखेंगे इसे हम, फर्स्ट ओवरटोन। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हार्मोनिक।
सेकेंड हार्मोनिक क्यों हुआ इसका नाम, ये समझ में आया? क्योंकि यह 2 इंटू फंडामेंटल, कॉफिशिएंट 2 है यहाँ पे, देखो ये फंडामेंटल हो गया और इस कॉफिशिएंट 2 हो गया, राइट। ऐसे करते जाओगे, 3 लूप हुए तो 3। वैसे अगर जनरल बात करें हम, इन जनरल, इन जनरल कितने लूप बनेंगे बताओ? इन जनरल कितने लूप्स बनेंगे? एन लूप्स माने भाई, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, ऐसे करते करते एन लूप बन जाएंगे, राइट। सो इन जनरल वी सपोज दैट, in general we suppose that there is n loops are forming। यहाँ पे ये मैंने रैंडम मतलब डॉटेड लाइन से बना दिया कि भाई ऐसे n लूप बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। n लूप्स बन रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी कैसे लिखूंगा, समझना ध्यान से। तो ये तो बात तय है, ये तो फिक्स है कि यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ तो l ही रहेगी, स्ट्रिंग उसका टेंशन t ही रहेगा, एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ही रहेगा, राइट। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन लूप जब इसमें बन रहे होंगे, मतलब इसकी nth नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो पहले हमें वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे बताओ? तो यहाँ पे n लूप्स है ना, तो एक लूप की लेंथ कितनी है, λ/2। सो n लूप की लेंथ कितनी रहेगी, n इंटू λ/2, दैट इज इक्वल टू l। सो लैम्डा यहाँ से कितना आ गया, 2l/n। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बताओ, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा करेंगे तो ये रहेगा n/2l अंडर रूट t/μ। अच्छा, इसके नाम क्या लोगे, अब नाम कौन बताएगा, नाम कैसे लिखें बताओ? सबसे पहले आप ओवरटोन में नाम बताओ, ओवरटोन के टर्म में इसका नाम क्या आएगा? तो देखो, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ 0 ओवरटोन था, मतलब फंडामेंटल था। जब यहाँ पे 2 आया तो ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन। तो देखो एक नंबर पीछे चल रहा है, तो अगर n है तो ओवरटोन क्या हो जाएगा, बताओ बताओ? n-1 ओवरटोन, राइट। ओके। और हार्मोनिक के टर्म्स में कितने टाइम्स है फंडामेंटल के, n टाइम्स है, तो उसको बोलेंगे अपन nth हार्मोनिक। क्या है दिक्कत किसी को इसमें? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसी फॉर्मूले से हम जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं फिक्स एंड में वो निकाल पाएंगे। तो ये आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है, n/12 अंडर रूट t/μ। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ जनरल फॉर्मूला फॉर द फिक्स्ड अरेंजमेंट, तो आपको याद होना चाहिए ना कि किस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। और जब आपको ऐसा याद होएगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। सो वी गेट all the harmonics in a string fixed at both ends। दोनों एंड पर जब फ्री होगी, दोनों एंड पर जब फिक्स होगी स्ट्रिंग, तो इस फॉर्मूले से हम उसके सारे हार्मोनिक, सारी फ्रीक्वेंसीज, ये क्या बोलते हैं अपन इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ स्ट्रिंग। आया समझ? को एरर करवा दिया है, ओके करो। A fundamental string is fixed at both ends and the tension is increased by 21%। 21% से हमने स्ट्रिंग की टेंशन को बढ़ा दिया। तो क्या बताओ यहाँ पे हम एरर वाले कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे? एरर में जो मैंने सिखाए थे कि बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, बट मैंने साथ में एक बात बोली थी, वो हम केवल तभी लगा सकते हैं जब ये परसेंटेज चेंज 5% से कम होता है, राइट। यहाँ पे हम उसका यूज नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे बच्चे उसका यूज करते हैं, गलत आंसर आता है। यहाँ हमें प्रॉपरली करना पड़ेगा इसको सॉल्व। प्रॉपरली मतलब
प्रॉपरली मतलब बताओ कि सपोज पहले इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ थी, है ना, टेंशन टी थी इस तरीके से, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू था, लेंथ एल थी। तो पहले टेंशन को इंक्रीज करने से पहले इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अब हमने सब कुछ कांस्टेंट रखा, बस टेंशन को 20% इंक्रीज कर दिया। तो इफ टेंशन इंक्रीजेस बाय 20%, तो नई टेंशन कितनी आ जाएगी बताओ? ऐसे लिख सकता हूँ T प्लस 21% ऑफ द T, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? नई टेंशन कितनी आ गई बताओ? 1.21 इंटू टी। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? तो अब नई टेंशन ये है, और मास पर यूनिट लेंथ वही है, लेंथ वही है, बस टेंशन नई है। तो अब नई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सपोज हो जाएगी एफ डैश। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/2L अंडर रूट टी डैश। टी डैश कितना हो जाएगा? 1.21 टी अपॉन म्यू। आया समझ? बोलो, ये नई फ्रीक्वेंसी आ गई, ये पुरानी फ्रीक्वेंसी। हमें क्या निकला? परसेंटेज चेंज इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज चेंज कभी भी निकालना हो, परसेंटेज चेंज कभी भी निकालना हो किसी भी चीज में, तो आपको हमेशा करना होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, राइट? आया समझ? ओके, तो आपने सॉल्व किया, है कितना आया? 1.21 का अंडर रूट कितना होगा? 1.1 होगा, राइट? और मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1 अपॉन 2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू, और इस टर्म को, इतने टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ। कहाँ से? यहाँ से। तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू एफ। ओके, अब मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज, तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ यानी कि एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100। एफ डैश कितना है? 1.1 इंटू एफ अपॉन एफ इंटू 100। ये हो जाएगा 0.1 इंटू 100, राइट? तो कितना आंसर आया? 10%। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में? 10% से इंक्रीज कर जाएगी। अब ये तो हमें समझ में तभी आ गया था इंक्रीज हो गया, क्योंकि टेंशन भी बढ़ रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो परसेंटेज चेंज पॉजिटिव में आएगा। आया समझ? ओके, सो हमें मास डेंसिटी दी है म्यू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, एंड टेंशन दी है उस स्ट्रिंग में 90 न्यूटन, और हमें बताया है कि उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब रेजोनेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है ना, उनको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं उस स्ट्रिंग की। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्यों बोला? क्योंकि वहां पे वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब उसमें जितने पॉसिबल लूप बन सकते हैं, अगर वो उससे मैच कर जाती है, मतलब किसी, अब देखो अभी अभी और डिटेल में बात करेंगे, पर अभी यहाँ समझो बस इतना कि रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही है, ठीक है? तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, ये स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ही दे रखी हैं, और जस्ट कंसेक्यूटिव दे रखी हैं। लेकिन कंसेक्यूटिव का मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 350 मिनिमम है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? 350 मिनिमम है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन ये जरूर लिखा है कि द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब 350 के बाद 420 मिल रही है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसीज इस स्ट्रेस्ड वायर में डैश 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 कॉमा, ऐसे मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, होंगी, हमें पता नहीं है। ये यहाँ की पता है हमें 350 है, उसके जस्ट बाद 420 है, और उसके बाद क्या है वो भी हमें नहीं पता। ऐसा मतलब बीच की कोई फ्रीक्वेंसी हमें दे दी है, और हमसे पूछा क्या कि बताओ इसकी जो फंडामेंटल है वो क्या होगी, और जो लेंथ ऑफ द वायर है जिसमें ये फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं, जनरेट हो रही है, जिसका मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ये है, उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, करें?
तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले क्या लिखा है, बोथ यहाँ पे फिक्स्ड है ना, टू फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड है सपोर्ट, राइट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर सपोर्ट फिक्स्ड है तो अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी nth है, अगर 350 nth फ्रीक्वेंसी है तो 420 क्या होगी, n+1 फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। इसका मतलब समझे भाई, मतलब अगर nth टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है, ऐसे लिख देते हैं और अच्छे से लिख देते हैं कि सपोज ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं और बोथ एंड आर फिक्स्ड, दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो मैं मान लेता हूं कि फंडामेंटल सपोज f1 है, फंडामेंटल f1 है, तो मैं यहाँ 350 को ऐसे लिख सकता हूँ, n इंटू f1 लिख सकता हूँ, राइट। और 420 को क्या लिख सकता हूँ, n+1 इंटू 420। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो आपको फिर से डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा थोड़ा। तो डेरिवेशन पे हमने देखा, क्या देखा डेरिवेशन पे, कि देखो जैसे फर्स्ट थी तो 1 इंटू फंडामेंटल, सेकेंड कितनी आई 2 इंटू फंडामेंटल, फिर nth आई n इंटू फंडामेंटल, इसके अगली वाली कितनी आएगी n+1 इंटू फंडामेंटल, मतलब इस तरीके से चलती है ये, राइट। तो यहाँ ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया n इंटू f1 बराबर 350 एंड दूसरा हो गया n+1 इंटू f1 बराबर 420। तो दो इक्वेशन हमें मिल गई, यहाँ से n की वैल्यू भी निकल जाएगी और f की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो f1 से f1 जाएगा और n की वैल्यू निकल के आएगी। बताओ n कितना निकल के आएगा, कोई बता सकता है? जल्दी से करो, इनको सॉल्व करो, डिवाइड करो, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 5, और f1 कितना निकल के आ रहा है 70 हर्ट्ज। आया समझ? आ जाएगा ना ये, इसमें तो नहीं किसी को डाउट? यस, ओके। अच्छा, एक छोटा तरीका बताता हूँ मैं आपको। छोटा तरीका है कि आपको जो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई हो उसका आप HCF निकाल लो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कंजर्वेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे यहाँ पे 350 420 दी हुई है, इसका HCF फाइंड करो। जानते हो HCF क्या होता है? आप HCF फाइंड करो, HCF कितना आएगा 70 ही आ रहा है HCF, तो यही आंसर होगा हमेशा। ठीक है, चलो एक काम तो हुआ हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें 70 मिल गई, बट अब हमें लेंथ ऑफ द वायर भी निकालना है, तो ये कैसे फाइंड करें? फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला लगा दें? फंडामेंटल का फॉर्मूला लगा दें। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है हमें, तो उसी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 1/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू। हमें f1 पता है दैट इज 70, 1/12 टेंशन पता है दैट इज 90 एंड म्यू पता है 10⁻³ सॉल्व करो यहाँ को, इसको, और L निकल के आएगा, कितना आएगा L 2.1 मीटर। समझे क्या? ओके, तो ये हो गया हमारे फिक्स्ड। और भी क्वेश्चन हम करेंगे आगे, राइट। पहले हम एक और इसका मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन द स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, स्ट्रिंग को एक एंड पर फ्री कर दिया जाए, एक एंड पर स्ट्रिंग फ्री है ना। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है। तो अब इसमें आप सोच के बताओ, ये स्ट्रिंग है, सपोज ये साइड फिक्स है बट इट साइड ये फ्री है, फ्री मतलब ऐसे रिंग लगी हुई है। ओके, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा 100% नोड बनेगा इधर, बट इधर क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा। ये फिक्स होता है, एंटी नोड बनेगा। तो बताओ यहाँ पे मिनिमम लूप पॉसिबल क्या है? मिनिमम लूप पॉसिबल, एक लूप, आधा लूप, या उससे भी कम। तो सोचो यहाँ पे इधर नोड बनेगा, मतलब यहाँ तो रस्सी ऐसे रहेगी और यहाँ पे एंटी नोड बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ लूप ऐसा बनना चाहिए, राइट, तभी तो यहाँ पे एंटीनोड बन पाएगा। अगर यहाँ से खुला नहीं होगा यहाँ पे तो एंटीनोड कैसे बनेगा? और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो ये कितना लूप आपको दिखाई दे रहा है? ये कितना लूप आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, बाकी चीजें सेम है। बाकी चीजों का मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, टेंशन इज टी, एंड मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो लूप लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? अब यहाँ तो आधा लूप है, तो लूप लेंथ ऑफ हाफ लूप, एक लूप की लेंथ होती है λ/2, तो हाफ लूप की लेंथ कितनी रहेगी? λ/4, राइट। आई बात समझ में? तो λ/4 इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से एल कितना मिला? सॉरी, लैम्डा कितना मिला? वेवलेंथ कितनी मिली? 4L, राइट। चलो, वेवलेंथ मिल गई। अब क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो 1 अपॉन वेवलेंथ हो गया 1/4L, एंड वेलोसिटी कितनी हो गई? √T/μ, राइट। तो ये क्या मिल गई आपको? फंडामेंटल। ये आया समझ कि कोई डाउट है इसमें? तो व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्री एट वन एंड, उस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1/4L √T/μ। यहाँ पे √T/μ का मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग। अच्छा, इससे जस्ट अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा बताओ? यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, एक साइड फिक्स्ड है, एक साइड फ्री है। यहाँ पे तो क्या बनेगा? नोड, और इधर बनेगा एंटी नोड। यहाँ पे लूप कितने बनेंगे बताओ? सो यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ एंटी नोड बनेगा, तो बेसिकली यहाँ पे कितने लूप बनेंगे? एक के जस्ट बाद 1.5 लूप, राइट। तो एक लूप पूरा और एक लूप को आधा बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नोड बनना है और यहाँ एंटी नोड बनना है। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब एक लूप पूरा बने और आधा लूप बने। यहाँ पे आधा बनेगा तभी तो एंटी नोड बनेगा और यहाँ नोड बन जाएगा, राइट। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बताओ वेवलेंथ कितनी आएगी? यहाँ पर वेवलेंथ कितनी आएगी? तो यहाँ लेंथ तो एल है स्ट्रिंग की, वो तो सेम है, बट यहाँ पे लूप कितने हो गए? एक लूप तो पूरा है, तो एक लूप तो पूरा है मतलब λ/2, प्लस एक लूप है आधा, तो λ/4 इज इक्वल टू एल। सम करो कितना आ रहा है ये? 3λ/4 बराबर एल। तो वेवलेंथ कितना आया? 4L/3 आया समझ? तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन, 3/4L √T/μ। देख रहे हैं रिलेशन कैसे बन रहा है? पहला आया 1/4L, फिर आया 3/4L, फिर अगला क्या आना चाहिए बताओ? 5/4L, फिर आना चाहिए 7/4L, इस तरीके से 1357। ओके, अब इनका नाम रखते हैं। तो यहाँ पे भी दो नाम होंगे, इसके भी दो नाम चलते हैं इनके। तो दोनों नाम आपको बताने हैं। मैंने जनरलाइज जैसे नाम दिए जाते हैं वो आपको मैंने बता दिया कि ओवरटोन किस आधार पर रखे जाते हैं और हार्मोनिक किस आधार पर रखे जाते हैं। तो बताओ इसके नाम बताओ। सबसे पहले ओवरटोन के नाम के हिसाब से तो इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो F1 है, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और हार्मोनिक कौन सा हो गया बताओ? तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये, तो इसका तो 1 टाइम्स ही है, तो ये तो फर्स्ट हार्मोनिक आएगा। तो फर्स्ट वाला तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है बेसिक सबसे पहले, उसका नाम फंडामेंटल रहेगा और फर्स्ट हार्मोनिक रहेगा दोनों ही केसेस में। ओके, यहाँ कोई दिक्कत हमें नहीं आई। नेक्स्ट वाले का नाम बताओ, पहले ओवरटोन के सेंस में और फिर हार्मोनिक के सेंस में। तो ओवरटोन के सेंस में तो भैया ये फंडामेंटल है और ये पहली कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, तो इसका नाम बोल देंगे हम फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन हार्मोनिक के सेंस में, हार्मोनिक मैंने कैसे बताया था कि कॉफिशिएंट जितना होता है, तो अगर फंडामेंटल ये है तो फंडामेंटल के कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। तो आप पूछोगे सर अगर किसी ने पूछ लिया इसमें कि बताओ सेकंड हार्मोनिक क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे?
तो आप बोलोगे कि व्हेन द वन एंड इज फ्री, एक एंड फ्री होता है, उस केस में सेकंड हार्मोनिक मिसिंग होती है। मिसिंग आंसर रहेगा उसमें, मिसिंग है ही नहीं। समझ गए? ओके चलो, तो अब इसका जनरल निकाल लेते हैं। तो जनरल कैसे निकालें? तो देखो फर्स्ट वाले में कितने पूरे लूप थे? 0 पूरे लूप थे और एक आधा लूप था। अगले वाले में एक पूरा लूप है, एक पूरा लूप है और एक आधा लूप है। समझ रहे हो मतलब? तो आधा लूप तो हर में आएगा, कितनी जस्ट अगले वाले केस में भी आधा लूप तो आएगा, लेकिन आप देख रहे हो पूरे लूप एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। पहले 0 कंप्लीट लूप थे, फिर 1 कंप्लीट लूप आया। वैसे अगर nth पे हम जाएंगे तो वहां पे कितने कंप्लीट लूप मिलेंगे हमें? वहां पे n-1 कंप्लीट लूप मिलेंगे, राइट? चलो चलते हैं जनरल पर। इन जनरल तो इन जनरल हमें यहाँ पे ये मैंने ये बनाए हैं, दिखाने की कोशिश की है कि ये है n-1 कंप्लीट लूप और ये है 1/2 लूप, राइट? ये समझ में आया ना आपको? जनरल का मतलब होता है nth, जनरल का मतलब होता है nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, है ना? तो यहाँ पे अगर 0 लूप थे, फिर यहाँ पे 1 लूप है, तो nth में कितने लूप बनेंगे? n-1 कंप्लीट लूप बनेंगे। तो अब लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से पहले हम इसके वेवलेंथ फाइंड करते हैं। तो वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? देखो n-1 कंप्लीट लूप है, तो हम यहाँ लिखेंगे n-1 लैम्डा बाई 2, क्योंकि कंप्लीट लूप की वेवलेंथ होती है, कंप्लीट लूप का लूप लेंथ होती है लैम्डा बाई 2, और एक हाफ लूप है इसलिए लिखेंगे लैम्डा बाई 4 बराबर l, राइट? और यहाँ से l कितना निकल के आ रहा है? देखना l इतना निकल के आ रहा है क्या? चेक कर लो। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो वेवलेंथ कितना हो गया? 2n-1 अपॉन 4l अंडर रूट t अपॉन म्यू, ये वेलोसिटी हो गई, राइट? इवन लिख दिया v अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना हो गया? 2n-1 अपॉन 4l। बताओ क्लियर है क्या? और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 2 3। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप जब 1 पुट करोगे n बराबर 1, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4l अंडर रूट t अपॉन म्यू। जब 2 पुट करोगे तो कितना आएगा? 3 अपॉन 4l अंडर रूट t अपॉन म्यू। इस तरीके से। इसके नाम बता दो, इसके नाम क्या होंगे? नाम कौन बताएगा इसके? तो हार्मोनिक वाला तो मैं बता देता हूँ, 2n-1 हार्मोनिक। समझो कितने टाइम से है फंडामेंटल के? 2n-1। तो ये तो 2n-1 हार्मोनिक हो गया। एंड ओवरटोन कौन सा हो जाएगा बताओ? तो देखो यहाँ पे कैसे देखोगे, जब 0 लूप थे तो 0 हार्मोनिक, 0 ओवरटोन था, एक तरीके से फंडामेंटल था ना 0 ओवरटोन। तो जब यहाँ पे एक कंप्लीट लूप आया, जब यहाँ पे एक कंप्लीट लूप आया तो फर्स्ट ओवरटोन आ गया। तो अब जब यहाँ n-1 कंप्लीट लूप आएंगे तो ये कौन सा ओवरटोन हो जाएगा? n-1 ओवरटोन। समझे? नहीं समझे? दोबारा सुनो। देखो यहाँ पे 0 लूप था तो कोई ओवरटोन नहीं था, फंडामेंटल था। जब एक कंप्लीट लूप आया तो फर्स्ट ओवरटोन। जब n-1 कंप्लीट लूप आए, मतलब एक रिलेशन बना लिया अपन ने।
n माइनस 1th ओवरटोन। जैसे सपोज आपने यहाँ पे 2 रखा, n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रखा, तो कौन सा ओवरटोन हो गया? फर्स्ट ओवरटोन हो गया, राइट? भाई n बराबर 2 रखा तो 2 माइनस 1 1, तो फर्स्ट ओवरटोन हुआ ना यहाँ पे। n बराबर 2 रखा तो ये वाला तो केस हो गया जब n बराबर 2 रखा, 3/4l, तो देखो फर्स्ट ओवरटोन। इसके जस्ट अगला आप रखोगे 3 रखोगे तो 3 का मतलब कितना हो गया? 3 माइनस 1 मतलब सेकंड ओवरटोन, और सही है 3 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा? 5। तो जब यहाँ 5 आएगा तो ओवरटोन कितना हो जाएगा? सेकंड ओवरटोन। मतलब एक रिलेशन बन गया, हमने बना लिया, चलो ठीक है। समझ गए क्या? तो यहाँ पे जनरल फ्रीक्वेंसीज लिख दूं एक बार, ये जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया वैसे जनरल फ्रीक्वेंसीज एक और बार लिखता हूँ कि भाई ये याद रखना है आपको हमेशा। जब मैं पूछूं कि जब एक साइड से फ्री रहेगा तब जनरल फ्रीक्वेंसी nth मोड की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपको बताना है ये, ठीक है? जैसे और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 2 3, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं fn बराबर, देखो सबसे पहले फंडामेंटल, अगला कितना आएगा? 3 इंटू फंडामेंटल, फिर कितना आएगा? 5 इंटू फंडामेंटल, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ केवल ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओनली odd harmonics, even harmonics are missing when the string is free at one end, right? समझ गए ये बात? क्वेश्चन करें इसका। सो क्या लिखा है यहाँ पे? थर्ड ओवरटोन ऑफ ए स्ट्रिंग जो बोथ एंड पर फिक्स है। किसका थर्ड ओवरटोन? जब स्ट्रिंग दोनों एंड्स पर फिक्स है उसका थर्ड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक के साथ मैच कर रहा है जब स्ट्रिंग एक एंड पर फ्री है। मैच कर रहा है मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है वहां पे, है ना? थर्ड ओवरटोन मोड ऑफ वाइब्रेशन दे रखा है, मोड ऑफ वाइब्रेशन मैच करने का मतलब है कि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। थर्ड ओवरटोन तो जब दोनों साइड फिक्स है, और फिफ्थ हार्मोनिक जब एक साइड से फ्री है। तो आपको रेशियो बताना है टेंशन का बोथ स्ट्रिंग में। तो कैसे करेंगे? तो चलो एक को नाम देते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग, एक को थर्ड, एक को सेकंड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या हो रहा है कि थर्ड ओवरटोन, ये या क्या बोथ एंड पर फिक्स्ड है। तो यहाँ पे nth फॉर्मूला बताओ पहले क्या था? n/2l अंडर रूट t/μ। तो अगर थर्ड ओवरटोन बोल रहा है, थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या हो गया? फोर्थ हार्मोनिक, है ना? फोर्थ हार्मोनिक मतलब थर्ड ओवरटोन हो गया किसमें? बोथ हैंड आर फिक्स्ड। तो इस केस में यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई, एन की जगह में 4 रखूंगा, 4/2l अंडर रूट टेंशन T1, और म्यू और लेंथ तो सेम है ना? तो इसलिए मैंने एल और म्यू को सेम रखा और यहाँ पे 4 रखा। ये बात आपको समझ में आई? अब सेकेंड स्ट्रिंग की बात करते हैं। सेकेंड स्ट्रिंग में जनरल फॉर्मूला है 2n-1/4l अंडर रूट t/μ। चलो ये बात आपको समझ में नहीं आई तो एक बार और समझ लो। जनरल फॉर्मूला आपने लिख लिया भाई, यहाँ पे n/12 ये लिख लिया हमने। फिर इसके जनरल फॉर्मूला पे चलते हैं एक बार। इसके जब जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ देखा था कि कौन सा ओवरटोन होता है? n-1 ओवरटोन होता है, राइट? मतलब अगर आपको ओवरटोन 4 दे रखा है, थर्ड ओवरटोन दे रखा है, सॉरी, अगर ओवरटोन थर्ड दे रखा है तो यहाँ पे n-1 को थर्ड के बराबर रखोगे, 3 के बराबर, तो n बराबर कितना मिल गया? 4, तो 4 को यहाँ रख दोगे। इस तरीके से काम में लेते हैं इसको, ठीक है भाई? जब ये फॉर्मूला हमने रखा है इसका मतलब है n-1 ओवरटोन, और आपको दे रखा है थर्ड ओवरटोन, तो थर्ड को n-1 के बराबर रख दिया, तो n कितना मिल गया? 4। यही तो मैंने किया। और जब एक साइड से फ्री वाले के फॉर्मूले पे गए तो हमको कौन सा हार्मोनिक दे रखा है? फिफ्थ हार्मोनिक दे रखा है, राइट? फिफ्थ हार्मोनिक दे रखा है। तो यहाँ पे 2n-1 हार्मोनिक होता है, तो 2n-1 को 5 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से n बराबर कितना निकल के आया?
3 निकल के आया। या फिर क्यों रखें हम सीधा 2n-1 को, क्योंकि 2n-1 हार्मोनिक है ना, तो हम सीधा इसे ही 5 रख देंगे ना। नहीं समझ में आया? अरे भैया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है f और हार्मोनिक कौन सा है, फिफ्थ, तो यहाँ पे हम सीधा 5 रख देंगे। 5/4L अंडर रूट, टेंशन हो जाएगा T2/μ, और डिवाइड कर देंगे दोनों को, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। चलो डिवाइड किया हमने, तो यहाँ f से f गया, फिर ये डिवाइड किया हमने 4/12 अपॉन 5/4L, तो ये 12 नीचे आया, 4L ऊपर गया, है ना, ये 2 से मैंने काट दिया, तो बन गया 4/5 इंटू 2, L से L गया, ये बच गया, राइट। इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया, 5/8 बराबर अंडर रूट T1/T2, so T1/T2 will be 25 divided by 64, आंसर ये आ गया टेंशन में रेशो। ओके, समझे। और एक और अरेंजमेंट था, याद करो, लास्ट एंड थर्ड अरेंजमेंट, कि बोथ एंड्स आर फ्री, बोथ एंड्स आर फ्री, एक और था ना, पर मैंने आपको बताया था ये एज इट इज कैसा है, जैसे बोथ एंड आर फिक्स्ड, बोथ एंड आर फिक्स्ड, उसके जैसे रिजल्ट आएंगे सारे, सारे नाम और सारे nth फॉर्मूला सब कुछ। क्यों आएगा, देखो, जब दोनों एंड फ्री हैं, सोचना ध्यान से, जब दोनों एंड फ्री हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल क्या बनेगा, दो एंड फ्री हैं तो यहाँ पे भी एंटी नोड बनना चाहिए और यहाँ भी एंटी नोड बनना चाहिए, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा बनेगा। तो टोटल देखो यहाँ पे दो आधे आधे लूप बन रहे हैं, तो बेसिकली बन तो एक लूप ही रहा है ना, तो कैलकुलेशन पर्पज से तो यहाँ पे लैम्डा बराबर 2L ही आएगा, और फ्रीक्वेंसी जो आएगी आपकी जनरल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 1/12 अंडर रूट T/μ ही आएगी। समझ में आया? इसलिए इसके रिजल्ट्स एज इट इज फिक्स की तरह आते हैं। अगली सिचुएशन क्या बनेगी इसमें, भाई इधर एंटी नोड बनना चाहिए, इधर भी एंटी नोड बनना चाहिए, तो इस तरह की अगली फ्रीक्वेंसी, अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे कितने लूप दिख रहे हैं आपको, एक लूप और आधा आधा एक लूप, तो टोटल तो दो लूप बन रहे हैं ना यहाँ पे भी। यहाँ टोटल कितना लूप बन रहा था, एक लूप, यहाँ कितने बन रहे हैं, 2 लूप्स, तो सेम सिचुएशन चल रही है ना, अगले में कितने बनेंगे, 3 लूप्स, तो एज इट इज ये चल रहा है व्हेन द बोथ एंड्स आर फिक्स, ठीक है। तो ये एज इट इज रिजल्ट रिपीट होते हैं, तो यहाँ हम पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पे मतलब लिखना चाहे तो nth का कितना आ जाएगा, n/2L अंडर रूट T/μ, एज सेम रिजल्ट जैसा ऊपर आया था, राइट। ओके, द लास्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर इज सोनोमीटर। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सोनोमीटर वायर। अब ये क्या होता है देखो, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है ऐसा, यहाँ पे एक पुली है और ये स्ट्रिंग से इस तरीके से बंद है ऐसे, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे दो लकड़ी के शार्प ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं जिनको हम फिक्स नहीं, जिनको मूव कर सकते हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे है क्या, बेसिकली इस मास को हम चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल मास है, तो बेसिकली मास आप चेंज कर रहे हो तो आप किसको चेंज कर रहे हो, टेंशन को चेंज कर रहे हो, है ना, मतलब टेंशन वेरिएबल है इस वायर में। और यहाँ पे ये जो ये वुडन के जो ये शार्प ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, ये बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, ये इस स्ट्रिंग में दो फिक्स एंड बना देते हैं यहाँ पे,
फिक्स एंड की तरह ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे क्या जनरेट होती है, फिर स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है यहाँ पे। तो ये लेंथ एल है, और इस लेंथ को भी हम वेरी कर सकते हैं। कैसे? इन शार्प ऑब्जेक्ट को मूव करके हम इस लेंथ को भी वेरी करा सकते हैं जहाँ पे वेव जनरेट होगी, राइट। तो बेसिकली ये वही है जो हम तक पढ़ते आ रहे हैं। अब तक मैं दीवार ऐसे बना रहा था, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा रहा था, और इधर फिक्स बोल रहा था, वही है ये भी। पर यहाँ पे लेंथ भी वेरिएबल है, मास टेंशन भी वेरिएबल है ना। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में क्या क्या आता है? फ्रीक्वेंसी में आता है लेंथ, आता है टेंशन, आती है म्यू आता है। तो म्यू तो वेरिएबल नहीं, रस्सी तो सेम है, तो म्यू कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लेंथ और टेंशन को हम वेरी कर सकते हैं, राइट। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ सोनोमीटर वायर? So frequency, we know that frequency is v upon 2l। फंडामेंटल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो मतलब 1/2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, राइट। v कितना हो गया, रूट टी अपॉन म्यू, राइट। ओके, so frequency is directly proportional to 1/l, frequency is directly proportional to under root t, frequency is directly proportional to 1/under root mu, right। ये कब, ये मतलब समझ गए लॉज हैं इसके कि एल आप बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे अगर वायर का, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, म्यू यानी कि मास पर लेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट। अच्छा, रेडियस ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ द वायर वो कैसे इंट्रोड्यूस होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे जो म्यू है, म्यू का मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको, म्यू के दो फॉर्मूले बताए थे कि म्यू बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ या डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सपोज यहाँ पे क्रॉस सेक्शन उसका रेडियस r है, तो यहाँ पाई r स्क्वायर, तो मतलब म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर कह सकते हैं अपन। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो यहाँ से एक रिलेशन और बता सकता हूँ फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, r इज द रेडियस ऑफ द वायर। दिस इज द लॉज ऑफ सोनोमीटर वायर, इस तरीके से, राइट। तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, फिक्स अरेंजमेंट, वही है सोनोमीटर। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें ये नीड बोला जाता है कि दोनों एंड फिक्स, हमें बोला जाता है कि एक सोनोमीटर यूज कर रहे हैं हम। तो सोनोमीटर अगर यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग कि दोनों एंड फिक्स हैं, केवल वेव यही जनरेट हो रही है, राइट। ओके, और फिर बोलेंगे कि इसको किसी हमने स्वरित्र से ऑसिलेट कराया, किसी ट्यूनिंग फॉक से ऑसिलेट कराया, का मतलब ये है कि सपोज हमने ट्यूनिंग फॉक फ्रीक्वेंसी एफ से इसको ऑसिलेट कराया, तो बताओ क्या ये रेजोनेंस करेगी? तो अगर इस ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी इस वायर के किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग रेजोनेंस करेगी, अनुनाद करेगी, राइट। समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं जो निकालना हमने सीखा है, जिसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा n/12, ये लिखा हुआ, ये फंडामेंटल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। इस स्ट्रिंग के फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वैसी n नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, ये स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ये स्ट्रिंग किसी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी या नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगा कि जिस ट्यूनिंग फॉक से, जिस स्वरित्र बोलते हैं हिंदी में, जिस स्वरित्र से हम इसको वाइब्रेट करा रहे हैं, सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। इस स्वरित्र की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम नहीं बता सकते, ये मैन्युफैक्चर बताता है, या स्वरित्र पे लिखी होती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है उतनी है। तो सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 256 हर्ट्ज है, इस 256 हर्ट्ज के स्वरित्र से हम इस रस्सी को वाइब्रेट करा रहे हैं, तो अब पूछा जाएगा कि क्या ये रस्सी रेजोनेंस करेगी? तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? आप इसके n नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फाइंड करोगे, बोथ हैंड्स आर फिक्स्ड, तो आप इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे। अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इधर स्वरित्र की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, राइट, तो हम बोलेंगे कि ये अनुनाद में है। खैर, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, तब और सीखेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही।